नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ख़ास है और सबसे पहले जो हमारे कार्यक्रम का पहला सेगमेंट है वो होता है आज की तिथि। तो चलिए जानते हैं आज की तिथि के बारे में। तो आज की तिथि है, जैसा कि आज तारीख है 28 जनवरी 2023, दिन है शनिवार का, विक्रम संवत 2079, माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो ये थी आज की तिथि और आपका दिन आज बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है आज का इतिहास। तो दर्शकों, जैसे कि आज बहुत ही ख़ास दिन है और आज है 28 जनवरी और आज के दिन के इतिहास में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आज ही के दिन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर की खोज की थी। और आज ही के दिन 1835 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था। आज ही के दिन 1928 में देश के प्रमुख फिजिस्ट राजा रमन्ना का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1930 में मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1990 में रोमानिया में सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन किया गया था। और आज ही के दिन 1999 में भारत में पहली बार संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 2007 में मशहूर संगीतकार ओपी नैयर जी का निधन हुआ था। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास, क्योंकि जो आज वर्तमान है वो कल इतिहास बनता है। तो इतिहास के पन्ने पलटना बेहद ज़रूरी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हमारा आज का सुविचार। तो चलिए जानते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से ही आप एक महान खिलाड़ी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचार है, क्योंकि ये हमारे आज के विषय से भी संबंधित है। और अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं और आपका आत्मविश्वास बना रहता है तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत महान खिलाड़ी बन सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि जो हमारे कुछ व्यक्ति जो गुमशुदा हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ जो हम जानना चाहते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अज्ञात मृतक हैं और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 से भोपाल से प्राप्त हैं। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, रंग सांवला है और इकहरा बदन है और इनका कद लगभग 5 फीट 3 इंच है। व्यक्ति से संबंधित जानकारी अगर आपको मिले तो आप रेलवे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। और ये है राधा देवी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके पति का नाम है नागेंद्र सिंह राजावत, 29 साल इनकी उम्र है और रंग गोरा, कद 4 फीट है और इनके बाल काले, हरे रंग का सलवार कमीज़ ये पहने हुए मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से पहले ये गायब हो गई थी। और इनकी कोई भी अगर सूचना मिलती है तो आप कृपया पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल से संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा आज का कार्यक्रम जो है वो लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और इसके लिए हमारी फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए हमारे टेलीफोन लाइन नंबर्स, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीफोन लाइन नंबर्स हैं 27077562666049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 180023300040। तो ये तो थे हमारे कॉल्स के लिए आपको, अगर दर्शक हमारे वेट कर रहे हैं। और अब बारी आती है कि आज का विषय हम आपको बताएं कि जैसे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 30 जनवरी से खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश से खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है और 27 खेल इसमें शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 शहरों को सम्मिलित कर यहाँ पर आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया का। तो इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। खेलो इंडिया आज हमारा विषय है जैसा, और उसी से संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है खेलो इंडिया।
और खेलो इंडिया के अंतर्गत आज हम हमारे स्टूडियो में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद किया है हमने शिप्रा श्रीवास्तव जी को, जो कि सहायक संचालक हैं खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश शासन थे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं घनश्याम मैथिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि खेलो इंडिया का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और 9 शहरों में, मध्य प्रदेश के 9 शहरों में अलग अलग जगह पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें देश भर से जो खिलाड़ी हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं। 27 खेल शामिल हैं इसमें। तो आगे जानकारी देने के लिए हम बात करेंगे मैडम शिप्रा से। मैडम, सबसे पहले मैं खेलो इंडिया के उद्देश्य के बारे में जानना चाहूँगी कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। मैं पहले यही बोलना चाहूँगी, जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया मतलब पहला जो उसका वर्ड है वो है खेलो जी। तो खेलों में मैक्स टू मैक्स जितना भी हम आवाम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलो इंडिया एक इवेंट है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुई स्कीम है और जो जगह जगह, ये 5th खेलो इंडिया है और जगह जगह बड़े बड़े शहरों में उसका आयोजन किया जा रहा है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी और जो आगे आने वाले टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वो आके इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है मास पार्टिसिपेशन, दूसरा है प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो मध्य प्रदेश या देश से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उसकी तैयारी किस तरह से शासन कर रहा है? पहली बात तो मैं सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, मध्य प्रदेश के हर एक उस व्यक्ति को जो यहाँ पे आवाज़ करते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया एक इतना बड़ा मास पार्टिसिपेशन का इवेंट है जिसको हम लोग इस बार आयोजन कर रहे हैं और खेलो इंडिया की तैयारी पूरे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में की जा रही है। और जो नवा शहर आपने जैसे कि बताया, नवा शहर हम दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली में हम साइकिलिंग ट्रैक करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वेलोड्रम नहीं है, इसलिए हम साइकिलिंग का इवेंट सिर्फ दिल्ली में करेंगे। बाकी पूरे के पूरे 26 इवेंट हम मध्य प्रदेश में ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा और शानदार मामला ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री जी हैं, उनका कहना ये था कि जो हमारे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया जो कवर करता है वो हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में हमारे 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल एरियाज़ हैं। वहाँ पे हम काफ़ी इवेंट्स कराने वाले हैं, जैसे कि मंडला, बालाघाट और महेश्वर। तो और बाकी जो हमारे 5 शहर हैं वो बड़े शहर हैं, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। और इन सभी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक 5 वर्टिकल है खेलो इंडिया में, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे इंफ्रा डेवलपमेंट भी होता है जब हम खेलो इंडिया आयोजित करते हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे हमारे 8 शहरों में हमारे पास इंफ्रा डेवलपमेंट है पूरा, जहाँ की हम ओवरलेस के थ्रू और हमारा जो ऑलरेडी स्थापित अधोसंरचनाएं हैं उसमें हम सारी विधाओं का आयोजन करेंगे। जी, तो बहुत ही सटीक, आपने बहुत उचित जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी। और अगर आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं हमारे इन टेलीफोन नंबर्स पर, जो कि हमारा आज का कार्यक्रम फ़ोन इन है। और इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आप चाहते हो शिप्रा मैडम से, तो आप कॉल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ साहित्यकार भी हैं, तो मैं उनसे भी आपका परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने जो लेखन की शुरुआत है वो कब की और आपकी प्रेरणा क्या रही, हमारे दर्शकों को बताया। जी मैं एक्चुअल में जब 1976 में मैंने अपने गांव सेवनिया ओंकारा से अपना शिक्षा प्रारंभ की और इसके पश्चात 1977 में ये मेरा सौभाग्य रहा कि यहाँ के आदर्श बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीटी नगर, जिसे हम मॉडल स्कूल के नाम से जानते हैं, वहाँ मुझे शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला। वहाँ जब मैं प्रवेश लिया तो आपने एक मशहूर गजलकार दुष्यंत का नाम अवश्य सुना होगा, दुष्यंत कुमार त्यागी। उनकी धर्मपत्नी, संयोग से वे हमारी वहाँ पे हिंदी शिक्षिका थीं, राजेश्वरी त्यागी जी, कौशिक मैडम कहा करते थे। और वहाँ पे हमारे विद्यालय का वातावरण बहुत ही इतना विद्या अर्जन के अलावा जो आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि हम खेल के और शिक्षा के साथ साथ बच्चों को बेसिक जो है रोजगार से जोड़ने के, कलाओं से जोड़ने के, तो वहाँ पे फोटोग्राफी का भी कोर्स था
वहाँ पर चित्रकला का, संगीत का बहुत ही अच्छा वातावरण था, तो साहित्य का भी वातावरण था। और बहुत ही अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे जब सालेह पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो जो राजेश्वरी त्यागी जी थी वे उसकी संपादक थी पत्रिका की, और पहली बार मेरी कोई कविता मेरा वतन के नाम से उसमें प्रकाशित हुई। और वो जैसे ही कविता प्रकाशित हुई तो वो पहली बार जब किसी साहित्यकार की रचना प्रकाशित होती है तो उसे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब वो अपना नाम देखता है, अपना फोटो देखता है छपा हुआ। तो बस वो पहली वहाँ से मेरी कविता प्रकाशित हुई और मेरा लेखन वहाँ से चल निकला। और मेरी प्रेरणा भी मैं यूँ कहूँगा कि मैं थोड़ी सी बात और बता दूं कि दुष्यंत जी का घर हमारे मॉडल स्कूल टीटी नगर के ठीक सामने था। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली यूँ भी मानता हूं कि जो बच्चे अपने आप को यूँ समझते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे अपने आप को कहीं से कमज़ोर नहीं समझे। हमारे उस सरकारी स्कूल से हमारे जो सीनियर हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वे भी वहाँ के विद्यार्थी रहे, वे हमारे सीनियर रहे। और एक बहुत ही बढ़िया वातावरण था। और वो सामने उनका त्यागी जी का घर था और हमारा मैम के यहाँ आना जाना होता रहता था। और वो साहित्यिक वातावरण के बीज यूं कहें वहाँ से प्रारंभ हुए और जो आज तक अनवरत मेरी यात्रा चल रही है। जी, आपकी बातों से एक बहुत ही अच्छी बात मुझे यहाँ समझ में आ रही है कि अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, या आप कोई भी विषय चुनते हैं अगर उसमें आपकी रुचि है, तो कहीं ना कहीं आप अगर उसमें रुचि रखते हैं तो आपका रास्ता भी आगे बन जाता है। आगे रास्ता जो है अपने आप खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छी लगी आपकी मुझे आपकी जो आपने अभी अपनी कहानी बताई। मैडम, अब मैं आप पर लौटना चाहूँगी और खेलो इंडिया जो हमारा एक आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि किन किन शहरों में जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। पूरे मध्य प्रदेश में हमने 8 शहरों में इसका आयोजन करना है, जिसमें बड़े 5 शहर और कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज जिसमें हमने उनको भी कवर किया है। और वहाँ पे हम ऐसे खेल करा रहे हैं जिनको इन खेलो इंडिया ने इंक्लूड किया है, कभी फर्स्ट टाइम या पहले भी उनको शामिल कर चुके हैं। तो हमारा जो पहला शहर है भोपाल, भोपाल में हम करीब 6 से 7 इवेंट को हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं, जैसे एथलेटिक्स है, कुश्ती है, मुक्केबाजी है, निशानेबाजी, कायाकिंग, कैनोइंग एंड रोइंग। कायाकिंग, कैनोइंग एंड रोइंग के बारे में मैं बताऊं कि हमारे माननीय खेल मंत्री के प्रयास से ये दोनों वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट को इंक्लूड किया गया है पहली बार। और शायद अब मैं उम्मीद करती हूँ और भारत सरकार से भी उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा वाटर स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, वो अब लगातार खेलो इंडिया में इंक्लूड होते रहेंगे। इसके अलावा जूडो और तैराकी भी भोपाल में हो रहे हैं। और इसके अलावा उसके बाद इंदौर है, इंदौर में हम करीब 5 से 6 इवेंट करा रहे हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, कबड्डी एंड फुटबॉल एंड टेनिस। और फिर तीसरा शहर है ग्वालियर, ग्वालियर में हम बैडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्टिक एंड कलरीपयट्टू। और उज्जैन में हम 2 इवेंट करा रहे हैं, वो है योगासन एंड मलखम। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है कहीं ना कहीं योग और मलखम के नाम पे बहुत ज़्यादा आगे है, पूरे विश्व भर में इसका नाम होता है। तो खेलो इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हम योगा को एज ए कॉम्पिटिशन की तरफ से देख रहे हैं, ताकि मैक्स टू मैक्स लोग योगा में पार्टिसिपेट कर पाएँ, बच्चों का उत्साहवर्धन हो और वो योगा, मलखम जैसी एक मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ कर पाएँ। और जबलपुर में है, हम 3 इवेंट करा रहे हैं, जैसे कि तीरंदाजी, खो खो, तलवारबाजी एवं साइकिलिंग रोड। और मंडला में हम 2 तरह के इवेंट करा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड थंगता और एंड गटका। थंगता इज़ फ्रॉम मणिपुर आर्ट एंड गटका जो है वो है हमारा पंजाब से निकला हुआ एक आर्ट है, जिसमें एक प्रतियोगिताएं होती हैं। आपने कई बार देखा होगा पंजाब के जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पे इसका कंपटीशन होता था। तो खेलो इंडिया ने ये महत्व दिया कि इसमें कई सारे यंगस्टर्स आके पार्टिसिपेट करते थे। तो खेलो इंडिया ने ये चीज़ ली, अपने शामिल किया कि खेलो इंडिया में हम इस इवेंट को भी एज अ बिग इवेंट हम इसको इंक्लूड करेंगे, ताकि इसमें देश में इवन विश्व में उसका नाम हो सके। उसके बाद हमारे पास महेश्वर, आपने नाम सुना होगा कायाकिंग एंड कैनोइंग। कायाकिंग एंड कैनोइंग का ये एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कैनो स्लालम। कैनो स्लालम वाइड वाटर में होता है, रैपिड वाटर में, जहाँ पे जैसे सहस्त्रधारा है महेश्वर में हमारी नर्मदा माँ की, तो उस सहस्त्रधारा में ही हम रैपिड वाटर में हम स्लालम का इवेंट कराएंगे, जिसमें कायाक एंड कैनो दोनों ही प्रतिभागी उतरते हैं पानी में और प्रतिभागिता देते हैं। और लास्ट है हमारा दिल्ली में हमारे पास वेलोड्रम अवेलेबल है, इसलिए हम साइकिलिंग ट्रैक का जो प्रतियोगिता है वो हम वहाँ पे आयोजित कराएंगे।
जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरह से किन किन शहरों में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आप आयोजित कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारत देश अब आगे बढ़ रहा है, विकासशील जो देश है वो आगे बढ़कर विकसित देश की श्रेणी में इसी तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर खेल से जुड़ते हैं तो हमारा भारत स्वस्थ होगा और आगे बढ़ेगा। तो मैडम मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो शहरों में आयोजन किया जा रहा है उसके लिए खिलाड़ी किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं शासन के द्वारा की जा रही हैं? जो खेलो इंडिया जब स्टार्ट हुआ था तो खेलो इंडिया का महत्व जो था वो 5 वर्टिकल्स में डिवाइड किया गया था। उसमें पहला ये था कि हम स्पोर्ट्स कंपटीशन को एक प्रॉपर वेन्यू में हम आयोजित कराएं ताकि मैक्स टू मैक्स बच्चा कंपटीशन को फेस कर पाए। क्योंकि आज किसी भी फील्ड में आप देखें, चाहे वो पढ़ाई हो आपकी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह कॉम्पिटिशन्स है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी एक उसी लेवल का फैक्टर है जिसको खेलो इंडिया में पहले वर्टिकल में रखा गया। उसके बाद प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो। खिलाड़ी बच्चा जितना भी फिट रहेगा उतना ही ज़्यादा वो पढ़ाई में भी बेहतर कर पाएगा। ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं। ये बताया गया है जैसे उनका IQ लेवल जब उनका हाई होता है इट मीन्स कि दे आर फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली वेरी स्टेबल्ड। जी। तो तीसरा जो उनका था वो ये था कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम एक ऐसे सेंटर्स डेवलप कर पाए पूरे भारत देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इतने खेलो इंडिया सेंटर्स डालें ताकि मैक्स टू मैक्स बच्चा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए। चौथा था क्रिएशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम 5वां खेलो इंडिया आयोजित कराने जा रहे हैं। बहुत बड़ा रिसोर्स रहा है 5वां खेलो इंडिया आयोजन कराने का। इसके पीछे का मकसद ये भी रहा कि हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज डेवलप हो रहे हैं या डेवलप हो चुके थे वो अपग्रेड हो चुके हैं। अब आने वाले समय में हम उसमें और भी बड़ी से बड़ी प्रतियोगिताएं करा पाएंगे, तो इससे हमें भी बहुत सहायता मिली है। और लास्ट, फिट इंडिया मूवमेंट जो मध्य प्रदेश कई बार उसकी रैलियां भी निकालता है, साइकिल रैली निकालता है, कभी वॉकथॉन कराता है, कभी ट्रायथलॉन कराता है। तो ये 5वां वर्टिकल है कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, हम हर एज के बंदे को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं आप फिट रह सकते हैं तो आप खेलों के थ्रू, योगा के थ्रू, मलकम के थ्रू, अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। जी बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसे कि स्वस्थ भारत का जो एक मिशन लेकर चल रहा है भारत, वो बिल्कुल सार्थक होगा अगर हमारा घर घर बच्चे में खेलों की भावना, खेलो इंडिया जो आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं उसकी अगर भावना हर बच्चे में डेवलप हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो अभी कोविड के बाद जो एक काल आया है कि बच्चे बहुत गैजेट फ्रेंडली हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं दूर होंगे और खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे, खेलों के प्रति आकर्षित होंगे तो स्वस्थ रहेंगे और आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे ही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खेलों के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मैं हमारे जो साहित्यकार हमारे साथ हैं मैथिल जी, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि आपने कौन कौन सी विधाओं में अपना लेखन किया है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसा कि हमारे भोजन में 6 रस होते हैं और 6 प्रकार के रस होते हैं और हर रस का एक स्वाद होता है और उसका हमारे स्वाद के साथ हमारे स्वास्थ्य से भी संबंध होता है। ऐसे ही साहित्य में मूलतः 9 रस माने गए हैं। जो 9 रस रहते हैं तो उन 9 रसों का हर एक रस का अपना एक आनंद होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें वीर रस है, वीर रस जहाँ शौर्य और पराक्रम हमारे हृदय में देता है, वहीं अगर हम हास्य रस की बात करें तो वो हमारा मनोरंजन करता है। ऐसे ही साहित्य के हमारे विविध विधाओं के अलग अलग उद्देश्य होते हैं लिखने के और हर साहित्यकार की अपनी अंदर से एक अभिरुचि होती है कि वो लिखे। तो मैंने जैसा कि आपने कहा कि साहित्य की किन विधाओं में लिखा है, तो मूलतः मेरी विधा व्यंग की विधा रही है। व्यंग में मैंने निबंध भी लिखे हैं और छोटी छोटी सी क्षणिकाएँ और कविताएं भी लिखी हैं। इसके साथ ही मैं यात्रा वृत्तांत लिखना मुझे बहुत पसंद है। साथ ही संस्मरण एक ऐसी विधा होती है जिसके अंदर हम किसी महान व्यक्तित्व से अगर मिलते हैं और मिलने के बाद जो हम महसूस करते हैं उसके सानिध्य में जाकर, और अगर उसको हम संस्मरण के रूप में व्यक्त करें तो बहुत हमको अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं पिछले दिनों 26 जनवरी को शंभू दयाल जी गुरु से मिला। वो 93 ईयर ओल्ड पर्सनालिटी हैं। उन्होंने जब मेरे को बताया कि वे 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उन्होंने पैर छुए। उस समय वे लगभग 12-13 वर्ष के थे, उनकी आयु लगभग
यूं समझो 12-13 वर्ष की थी और वे कक्षा 6 में पढ़ते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ देश में नवजागरण के सिलसिले में आए थे। वे अपने पिताजी के साथ गए थे, तो उन्होंने बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामने एक कुर्सी डाले बैठे हुए थे। मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि मैं बच्चा था, मैं दौड़ के गया और मैंने उनके पैर छुए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ा रोमांचित हूँ, आपने उनके पैर छुए, मैं आज आपके पैर छू रहा हूँ, तो मुझे वही अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो संस्मरण विधा होती है वो कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने लेके आती है। तो जैसे आपने कहा कि आपने किन विधाओं में लिखा है, तो मैंने लगभग अभी तक मेरी 6 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। तो पहले एक क्षणिका संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें अपने 2-3 वाक्यों के माध्यम से एक बड़ी मारक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती है। फिर उसके पश्चात मेरा एक सुबह का भूला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, और इसके पश्चात मेरी एक, यहाँ मैं दिखाऊं आपको, एक लोहार की करके मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें मेरी लघु कथाएं हैं, और लघु कथा भी वह एक महत्वपूर्ण विधा होती है कि जिसके माध्यम से कहानी का एक छोटा ऐसा रूप जिसमें एक ही दृश्य होता है और एक ही दृश्य के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण बात अपने पाठकों तक रखते हैं। तो ये एक लोहार की लघु कथा संग्रह मेरा आया। इसके बाद एक और लघु कथा संग्रह जहाँ काम आवे सुई प्रकाशित हुआ। जैसा कि इस शीर्षक से ही इन दोनों पुस्तकों के आपको लग रहा होगा, एक लोहार की मतलब एक ऐसी चोट करना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। और जैसे ही जहां काम आवे सुई का ये मतलब है कि तलवार भी वो काम नहीं कर सकती जो काम सुई कर सकती है। तलवार जैसे जहां काटने का काम करती है, विध्वंस का काम करती है, वहीं सुई कहीं ना कहीं जोड़ने का, तुरपाई करने का और सिलाई का काम करती है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पुस्तक रचना के साथ साथ मेरी प्रकाशित हुई थी इन दिनों। इसमें हमारे तमाम जो महत्वपूर्ण वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनकी पुस्तकों के ऊपर समीक्षात्मक आलेख हैं। इस तरह मैं साहित्य की लगभग सभी विधाओं में थोड़ा थोड़ा लिखता हूं। एक बहुत ही मतलब विचार है मेरे मन में कि कहीं ना कहीं जब हम लिखते हैं तो जो लेखन शैली हम करते हैं वो हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। तो आप मुझे अपनी कुछ जो आपकी क्षणिकाएं हो या कुछ आपने व्यंग की कुछ पंक्तियां लिखी हो तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, मैं जैसे कहते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके शब्दों में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो हम ये कहते हैं कि एक छोटी सी आलपिन भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो इसीलिए एक हमारे पास जहाँ लंबी कविताओं की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, वहीं हम छोटे से छोटी चीज़ों को भी अगर शब्दों में पिरोते हैं तो दर्शकों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, पाठकों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपके समक्ष 2-3 अपने सुनने वाले दर्शकों को जो हमसे मुखातिब हैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसे मैंने लिखा है कि चाहे भले पढ़ो वेद ना, बिल्कुल, चाहे भले पढ़ो वेद ना, हो सके तो हरो लोगों की वेदना। वाह, हो सके तो हरो लोगों की वेदना। चाहे आप वेद पुराण ना पढ़ें तो एक बार चल जाएगा, पर लोगों की तकलीफ में आप लोगों के काम में आए, इस बात को मैंने यहाँ लिखना चाहा है। और जैसे हम अभी ये मैम बता रही हैं कि खेलो इंडिया जो चल रहा है, आदिवासियों की बात आई, तो मेरे हृदय में एक बात आई। आदिवासियों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं जी। कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं, जब तक हैं भोले नहीं तो भाले हैं। बिल्कुल सही, मैंने ये कहा था कि आप आदिवासी निश्चित रूप से भोले भाले हैं, बहुत सीधी समाज की कौम है, पर किसी आदमी को ज़्यादा मत छेड़ो, नहीं तो वह भी, उसके हाथ में भी गुलेल होती है, उसके हाथ में भी गोफण होता है, उसके हाथ में भी तीर कमान होता है। तो मैं उस संदर्भ में मैंने ये कहा था। और एक और हमारे समाज के अंदर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे छुआछूत, जो हम समाज के अंदर इस बात को, जैसे हमारे महात्मा गांधी से लेकर अभी तक हम संघर्ष करते रहे, तो छुआछूत को मैंने किस दृष्टि से देखा, इसके अंदर छुआछूत शब्द आएगा, पर मैंने अपनी पंक्तियों में कैसे परोया है, मैंने लिखा है कि संक्रामक रोगी को छुआ, संक्रामक रोगी को असावधानी पूर्वक छुआ, छूत का डर, संक्रामक रोगी को असावधानी पूर्वक छुआ, छूत का डर खासा। छुआछूत की नई परिभाषा, मेरा मतलब है कि छुआछूत हमें जो संक्रामक किस्म के रोगी हैं उनसे छुआछूत करना है। छुआछूत कैसी करना है, दूर नहीं रहना है, उनको असावधानी पूर्वक, जैसे अभी हमारे मास्क लगाने की बात आई थी, सैनिटाइज करने की बात आई थी, तो छुआछूत हमें ऐसे रखना है कि हमें बीमारी से दूर रहना है। तो कैसे दूर रहना है, उसमें सावधानी बरतना है।
तो छुआछूत बहुत का डर खूब आपने खासा, बहुत अच्छी छुआछूत की नई परिभाषा। बिल्कुल बहुत अच्छी आपने ये कविता हमारे दर्शकों के सामने रखी। और अब दर्शकों समय हो चला है पर्यटन का, और आज हम पर्यटन में आपको ले चल रहे हैं भीमबेटका। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। भीमबेटका को दूर से देखने पर लगता है मानो यहाँ की पहाड़ियां किसी किले की दीवारों से घिरी हों, लेकिन वास्तव में ये हैं विशाल चट्टानें। भीमबेटका के बारे में ऐसी धारणा है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ भी रहे थे और महाबली भीम यहाँ की विशाल चट्टानों पर बैठकर अपने भाइयों की रखवाली किया करते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका हो गया। पांडवों के प्रवास के यहां कई सबूत मिलते हैं। पास के लाखा जोहार के जंगल के बारे में कहा जाता है कि कौरवों ने लाख के महल को पांडवों के उसमें रहते हुए जलाया था, क्योंकि वहां पर शैलाश्रयों में विशाल पाषाणों के मकान अब भी मिलते हैं। इतिहास पर यकीन किया जाए तो यहां सबसे प्राचीन शैलचित्र मध्याश्म युग के हैं। चित्रकला से संबंधित गुफा मानव की गतिविधियां मध्यकाल तक चलती रहीं। शैलचित्रों व पुरावशेषों के अतिरिक्त किले की दीवारें, लघु स्तूप, पाषाणों के मकान, शुंग तथा गुप्तकालीन अभिलेख, शंखलिपि के चित्रित अभिलेख, परमारकालीन मंदिर व प्रतिमाएं आदि प्रकाश में आए। शैल चित्रकला का इतिहास देखा जाए तो भीमबेटका के शैल चित्र भारत के प्राचीनतम शैल चित्र माने गए हैं। डॉक्टर वाकनकर ने इन शैल चित्रों के 7 समूह बताए। उनमें से 5 समूह भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल मंडल के अंतर्गत संरक्षित हैं। इनकी छतों में भी कलात्मक चित्र पाए गए हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत इस क्षेत्र में लगभग 750 शैलाश्रयों की खोज की गई है, जिनमें लगभग 500 शैलाश्रयों में विभिन्न युगों के चित्र हैं। ये शैलचित्र जंगली पेड़ पौधों से ढके रहने के कारण ही
आज सुरक्षित रूप से देखे जा सकते हैं। ये शैल चित्र प्रमुख रूप से लाल गेरू, सफेद खड़िया और हरे रंग से बनाए गए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, नृत्य करती आकृतियां, पशु पक्षी तथा जानवरों को चराते मानव आदि देखने को मिलते हैं। शैलाश्रय में चित्रों की कई परतें देखी जा सकती हैं, जो विभिन्न युगों की कला को प्रदर्शित करती हैं। इन चित्रों का वर्गीकरण मध्याश्म, ताम्राश्म तथा इतिहास युगीन वर्गों में किया गया है। तो देखा दर्शकों, आपने आज पर्यटन में हम घूमकर आए हैं भीमबेटका, जो कि बहुत ही प्राचीन स्थल है और यहाँ पर आप ज़रूर जाइए, क्योंकि ये अज्ञातवास जब महाभारत में पांडवों ने काटा था उस समय इन गुफाओं में अपना समय व्यतीत किया था उन्होंने, और बहुत ही कितना कठिन समय होगा हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, किस तरह से उन्होंने अपना वो अज्ञातवास काटा होगा, उसकी कल्पना करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, जितने हमारे पास साधन हैं, हम उसके बाद भी दुखी हैं। लेकिन पांडव जो हमारे पांडव थे महाभारत में, उन्होंने किस तरह से अज्ञातवास वहाँ भीमबेटका में काटा होगा। तो बहुत अच्छा स्थान है और आप जाएँ और यहाँ पर घूम कर आएँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं खेलो इंडिया के आयोजन पर, तो हमारे साथ शिप्रा जी हैं। और शिप्रा जी, मुझे आप बताइए आपकी जो कि खिलाड़ियों का जो तैयारी है वो किस तरह से हो रही है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो, और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? मध्य प्रदेश में वैसे जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो हमारा खेल विभाग चलाया जा रहा है, उनके द्वारा 27 में से 12 विधाओं की तो अकादमी हमारे पास है जो जिसको खेल विभाग संचालित करता है। और इसके अलावा जो हमारे 15 खेल हैं, इन पूरे 27 खेलों की हमारी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों ज़ोर से है, क्योंकि उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कैंप्स लगाए हैं और उनको टूर्नामेंट, उनको कंपटीशन एक्सपोजर के पहले उनको उनका ट्रेनिंग, उनका इक्विपमेंट्स, उनकी पर्सनल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक किट सभी उनको प्रदाय की गई हैं, ताकि जो उन्होंने अभ्यास किया है, क्योंकि अभ्यास करना ही सिर्फ अब स्पोर्ट्स में नहीं अकेला रह गया है, आपका स्पोर्ट्स साइंस, आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक किट, आपका स्पोर्ट्स डाइट और आपका सोशल एंड मेंटल हेल्थ, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ, सभी चीज़ें बहुत मायने रखता है। और खेल विभाग में एक बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ ये है कि जो हमारी माननीय खेल मंत्री हैं वो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और वो घुड़सवारी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पार्टिसिपेट कर चुकी हैं अपने टाइम पे, और वो चाहती हैं कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जनरेशन्स जो आजकल हैं, जो नए जनरे हैं, जो स्टाइल्स हैं, उनको हम उसको एक्सेप्ट करें और उसको लेते हुए हम परफॉर्मेंस को अपनी एनहांसमेंट कर पाएँ, जिसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान रहता है वो स्पोर्ट्स साइंस का रहता है। तो हमारे खेल विभाग में कई सारे चीफ न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, अदर एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे ट्रेनिंग कैंप में लगातार लगे हुए हैं, बच्चों के अभ्यास में उनका ध्यान रख रहे हैं ताकि वो अच्छे से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। और मैं ये आज सभी के सामने इस मंच में कहना चाहती हूँ और धन्यवाद भी करना चाहती हूँ अपने दूरदर्शन एमपी का, कि हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी 27 के 27 विधाओं में कहीं ना कहीं पदक विजेता के पूरे संभावित खिलाड़ी हैं। जी, बहुत ही गर्व की बात है और गर्व करना भी चाहिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन खिलाड़ियों को लेकर तैयारी कर रहा है तो जीत संभव है ही। हमारे एक कॉलर भी फ़ोन लाइन मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर, प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। मैडम और अन्य लोग सभी को गुड आफ्टरनून। जी, प्रश्न करें अपना। शिप्रा मैडम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की, पर्टिकुलरली क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया का वो है, तो सरकार के युवकों के बराबर खड़ा करने के लिए या लाने के लिए हर खेल में क्या प्रयास है, क्या टॉप प्रायोरिटी है? एक तो ये प्रश्न मैडम से। दूसरा प्रश्न मेरा अमृत जी से कि साहित्यकार जो होता है वो तो या गद्य लिखता है या पद्य लिखता है या व्यंग्य लिखता है, तो तीनों में, कविताओं में या गद्य में या व्यंग्य में सबसे ज्यादा समाज पर कौन सी चीज असर डालती है? एक तो ये, और ये बताएं कि आज भी वो बुक लिख रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, तो आज क्योंकि डिजिटल का जमाना है, ई मैगजीन का जमाना है, ई बुक का जमाना है,
तो ये किताबें लिखना उनको कहाँ से प्रेरणा देता है, थोड़ा बताइए प्लीज। जी, धन्यवाद बहुत बहुत प्रदीप जी आपका कॉल करने के लिए। जी, तो पहले मैडम आपसे जानना चाहेंगे, शिप्रा जी से पूछना चाह रहे हैं प्रश्न। जी आपने जो पूछा कि स्पोर्ट्स मतलब कैसे लेवल लेके आ सकता है, इंडिया का कितना ऊपर लेके आ सकता है, मैं पहले बताना चाहूँ कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं उस प्रदेश में ही जो खेलों का महत्व है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जो इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स में नाम आता है वो हमारे मध्य प्रदेश का नाम है। पहले तो कोई डाउट नहीं है कि हरियाणा जो है वो प्रथम अवस्था में चल रहा है, और सही बात है कि ओलंपिक्स इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जो बड़े पदक विजेताओं का जो नाम अगर देखा जाए तो वो हरियाणा से आता है। उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बहुत अच्छा कर रहा है, और तीसरा नाम जो है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश वन ऑफ द डेवलपिंग स्टेट है जो आने वाले समय में स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने प्रदेश का नाम, देश का नाम पूरे विश्व में करने वाला है। क्योंकि हमने इनिशिएटिव्स लिए वो ये हैं जो मैंने पहले भी बताया था कि हमने कई तरह के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स भी तैयार करे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को लेके आना, उसकी पीक परफॉर्मेंस को लेके आने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अप्लाइड स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, आपका फिजियोथेरेपी है, आपका न्यूट्रिशन है, आपका डाइट है, और आपका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं आपके बॉडी के। आज ये है कि अगर आप रोइंग विधा के प्लेयर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं पुरुषों की बात करूं, क्यों? जितना हाइट आपका ज़्यादा होगा उतना आपका आर्म एक्सपेंशन होगा। आर्म एक्सपेंशन में जब आप रो करते हैं तो आपको उसमें परफॉर्मेंस देने में फ़ायदा होता है। और जैसे हमें आपका शरीर एक लंबा कद का मिलेगा, उसके बाद शरीर को शेप देना हम दे सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ उनकी खुद की इनबिल्ट होती है, उनके जीन्स में रहता है, उनके जेनेटिक्स में रहता है, वो कंट्रोल में नहीं है। बट अगर वो बच्चा हमें उस अवस्था में मिलता है तो हम उसको बना पाते हैं थ्रू सम स्पोर्ट्स साइंस के हेल्प से, और उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं इजाफा लाते हैं। और आगे आने वाले समय में मैं बताऊं, इंडिया, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत देश, क्योंकि हमने बताया कि दूसरा पदक हमने अभी रिसेंट ओलंपिक्स में जीता है, और आने वाले समय में हम कई विधाओं में गोल्ड मेडल के बड़े दावेदार होंगे। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं एशियन चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हम गोल्ड, चाहे वो बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, हर एक इंडिविजुअल इवेंट्स में हम कहीं ना कहीं पदक विजेता बनते जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बहुत परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जी, तो आपने जैसे प्रदीप जी का प्रश्न सुना आपने मैथिल जी, तो आप अब उसका उत्तर देना चाहेंगे? जी, मैं ये देना चाहूँगा कि साहू जी धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि साहित्य की कौन सी विधा गद्य अथवा पद्य ज़्यादा प्रभावी रहती है, तो जो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि जैसे कि हर विधा का अपना एक आनंद है। जैसे मैंने कहा मीठे का अलग है, चटपटे का अलग है, खारे का अलग है, और उसका महत्व अलग है। वैसे ही अगर कविता का अपना सुनने का आनंद है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है सुनने वाले के, वैसे ही कहानी का अलग अपना महत्व है, उपन्यास का अलग महत्व है। जैसे कि एक फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि कहानी पूरी चलती है और उसके साथ उसमें गाने भी रहते हैं, तो कहानी को हम गद्य मान लें और हमारी जो कविताएं हैं उनको पद्य मान लें, तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। ये पाठक और श्रोता के ऊपर है कि वो किस रूप में लेता है, वो किस में संतुष्टि मिलती है और किस में आनंदित होता है। और जहाँ तक आपने कहा कि ये समय चल रहा है, ई बुक्स आ रही हैं, ई पीरियड चल रहा है, डिजिटल का समय है, तो ऐसे में मुद्रित पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका होगी और किताबें कैसे आ रही हैं। तो ये निश्चित है, समय का पहिया निरंतर गतिमान है। आप जो आज है वो कल नहीं है, निरंतर हम शोध का समय है। बिल्कुल, तो निरंतर शोध का समय है और शोध करते ही हम आगे प्रगति करेंगे। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया मैथिल जी। अब हमारे एक और कॉलर हैं फोन पर, हेमराज जी हैं नर्मदापुरम से। हेमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न करें। जी नमस्कार मैडम। नमस्ते। सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार जी। सर, मेरा प्रश्न है कि खेलो इंडिया में हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए कितनी श्रेणी में खेलों का आयोजन किया गया है, और ये जी, हम आपका प्रश्न समझ गए हैं, शायद हमारे कनेक्टिविटी टूट गई है, कोई बात नहीं। मैडम, इनका प्रश्न है कि विज्ञान से संबंधित क्या खिलाड़ियों के लिए कोई क्षेत्र है जो खेलो इंडिया में किया जा रहा है, उसके बारे में? नर्मदापुरम से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो हमारे स्पेशल एथलीट्स,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बोला है कि कभी भी उनको डिजेबल ना बोलें। डिजेबल नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, वो स्पेशल एबल पीपल है। उनके पास कोई ना कोई मुख्य विशेषता है जिससे वो अपने कहीं ना कहीं शरीर के एक अंग कट जाने से ऐसा नहीं है कि शरीर आपका खराब हो जाए या उसको आप उपयोग में ना ला पाएँ। इसी अच्छेपन को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं। तो लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी खेलो इंडिया में अभी जो फुली एबल्ड मतलब हम जो सामान्य पुरुष महिलाएं होती हैं उनके लिए ये प्रतियोगिताएं कंडक्ट की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, खेलो इंडिया में अभी ये सब पैरा एथलीट्स इंक्लूड नहीं हुआ या पैरा इवेंट्स इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर हमारी भारत सरकार विचार करने वाली है इसमें कि हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल को भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवा पाएँ। लेकिन एक अच्छी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगी, हर एक मैक्स टू मैक्स राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जैसे बॉक्सिंग है, कुश्ती है, क्रिकेट है, हॉकी है, सभी में डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स के इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल हो रहे हैं। हम आपको खासा ही अभी की बात बताते हैं कि एशियन चैम्पियनशिप पैरा एशियन चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी साउथ एशिया में, जहाँ पे हमारी ही कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की बच्ची जिनका नाम है प्राची यादव, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और वो करंट जो अभी रिसेंट अभी ओलंपिक्स हुआ है उसमें पैरा ओलंपिक्स में रही, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी करा। तो एशिया में अभी अपने ही जो उनका एक डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी का जो एक सर्टिफिकेट होता है उस इवेंट में वो एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हम पैरा एथलीट्स को बहुत ध्यान दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में खेलो इंडिया में भी उसको इंक्लूड करने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा शासन के द्वारा जो इनिशिएट लिया जा रहा है वो सराहनीय है। और जैसा आपने बताया कि दिव्यांग जो एक शब्द है वो बहुत ही अच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है कि दिव्यांग कहें आप, और बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। अब मैं आपके पास चलना चाहूँगी, साहित्यकार हमारे साथ हैं मैथिल जी। तो आपके जो सम्मान और आपको काफ़ी आपने काम कर चुके हैं, सम्मान और पुरस्कृत किया गया है आपको शासन की तरफ से और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा साझा करें कि किस तरह से आपको क्या क्या पुरस्कार मिल चुके हैं और अभी और क्या बाकी है उपलब्धियाँ प्राप्त करना। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी खेलो इंडिया की बात चल रही है जी। तो खेलों का संबंध भी कहीं ना कहीं अंततः पुरस्कार से होता है जी। जैसे बार बार बात हो रही है गोल्ड मेडल की, सिल्वर मेडल की, जी। ब्रॉन्ज मेडल की, और कहीं ना कहीं साहित्य में भी सम्मान और पुरस्कार जब साहित्यकार को मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं उसका लिखा हुआ साहित्य चर्चा का विषय बनता है, चर्चा के प्रकाश में आता है। और निश्चित है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मानित होना अच्छा ही लगता है। और पर यह है कि आप जब सम्मानित अथवा पुरस्कृत होते हैं तो आपकी समाज के प्रति दायित्व भी बढ़ता है, जिम्मेवारी भी बढ़ती है। आप कहीं ना कहीं एक फोकस के केंद्र में आते हैं, बिल्कुल। फिर आपसे लोग और अच्छे की उम्मीद करते हैं। और जब आपकी कोई कृति पुरस्कृत होती है तो लोग उसको पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर इन कृतियों के बीच में इसको सम्मान मिला है तो आखिर क्यों मिला है। तो जैसा आपने कहा है, तो मेरे को अभी जैसे कि पिछले विगत वर्षों में जो भी मैंने 30-40 वर्षों से लगभग लेखन कर रहा हूँ, तो पिछली बार हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी आपको शोभना सम्मान मिला है व्यंग्यकार के तौर पर। जी, ये दिल्ली में मुझे व्यंग्य के लिए शोभना सम्मान मिला था। और पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण घटना का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग है, ये आदरणीय दादा बालकई बैरागी हैं जिनको मध्य प्रदेश शासन ने कविता के लिए सम्मानित किया था, प्रदीप सम्मान आपको मिला था। उस समय मेरी भेंट हुई थी उनसे। तो मेरी जो कृति है एक लोहार की, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने प्रथम जो पुरस्कार जैनेंद्र जैन प्रादेशिक पुरस्कार स्थापित हुआ है वह पुरस्कार मुझे मिला था। साथ ही जहां काम आवेश हुई मेरी जो कृति है उसको नई दिल्ली केंद्रीय रेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मेरे को वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार मिला था। और इसके साथ ही मेरी रचना के साथ साथ जो पुस्तक है उसके लिए अंबिका प्रसाद दिव्य पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ था। इस तरह से जो पुरस्कार मिलते रहते हैं तो हमको वे सृजन की और आगे बढ़ के प्रेरणा देते हैं कि हम और अच्छा काम करें।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सम्मान अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसके कार्यों के लिए अगर उसे सम्मान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो कार्य में और प्रगति करता है और देश और समाज के सम्मान के लिए और अच्छा बेहतर काम करता है। तो सम्मान और पुरस्कृत होना बेहद ज़रूरी है। अब हम चलते हैं शिप्रा जी के पास। शिप्रा जी, जैसा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक मौका मिल रहा है अपने आप की प्रतिभा को निखारने का, तो क्या क्या पदक की संभावनाएं हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने आपको बताया कि जो पदक संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा उच्च हैं, क्योंकि इस बार जो मध्य प्रदेश शासन है पूरा कोशिश किया है कि वाटर स्पोर्ट्स को और फेंसिंग तलवारबाजी को खेलो इंडिया में पहली बार इंक्लूड किया जा रहा है। और वाटर स्पोर्ट्स की हमारे पास मध्य प्रदेश शासन के अंदर संचालित अकादमी भी हैं, जो अपर लेक, जिसको बड़ा तालाब बोलते हैं, बोट क्लब के जस्ट बगल में ही बहुत बड़ी एकेडमी हमने इस्टेब्लिश की हुई है, जहाँ पे ओलंपिक्स के सारे इवेंट कराए जाते हैं, जैसे कि रोइंग में है, सिंगल स्कल, डबल स्कल, फोर स्कल, और कायाक कैनो में है। इवेंट सेलिंग इवेंट भी हमारे यहाँ किया जाता है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की होशंगाबाद नर्मदापुरम की ही लड़की है हर्षिता तोमर, जिन्होंने एशियन गेम्स 2018 में कांस्य पदक जीता था मिक्स्ड इवेंट में। तो कोशिश यही है कि हम सारे 27 विधाओं में कहीं ना कहीं मेडल को प्राप्त करें। और आपने एक चीज़ और पूछी थी कि खिलाड़ियों की व्यवस्था कैसे की जा रही है। खेलो इंडिया के प्रोटोकॉल्स में है कि जो हमारी प्रायोरिटी है खेलो इंडिया में, वो है सिर्फ और सिर्फ एथलीट। अगर हमने एथलीट को सारी व्यवस्थाएं और उनको सेटिस्फाई नहीं किया, तो शायद उस खेलो इंडिया का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि खेलो इंडिया मतलब खिलाड़ी। तो हमने खिलाड़ियों के लिए 3 सितारा से 4 सितारा 5 सितारा तरह के होटल्स हमने बुक किए हैं, जहाँ पे बच्चों को ठहराया जाएगा। उनकी डाइट, बहुत अच्छी डाइट उनको दी जाएगी। उनकी लंच की जो व्यवस्थाएं हैं वो जहाँ पे वेन्यू है, जहाँ पे प्रतियोगिताएं होंगी, वहीं पे दिया जाएगा। और उनका ब्रेकफास्ट और उनका जो डिनर होगा, जो वो अपने होटल्स में ही कर पाएंगे। जी। इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि रोज़गार की व्यवस्था जो इसके दौरान हो रही है, खेलो इंडिया जो एक आयोजन हो रहा है, उससे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें कितना रोज़गार की संभावनाएं हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को ये चीज़ पता चलेगी कि खेलो इंडिया सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं। खेलो इंडिया उन सभी स्ट्रीम्स को प्रोत्साहित कर रहा है जो अदर एजुकेशंस कर रहे हैं। जैसे कि हम तो खिलाड़ी हैं, हमें खेलना है और सिर्फ पढ़ना है, जो जितना हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि खिलाड़ी पढ़ते नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही एक डॉक्टरेट हूँ इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और इसके अलावा 1600 वॉलेंटियर्स को मध्य प्रदेश ने वॉलेंटियरशिप में लिया है, जिसमें स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वॉलेंटियर्स, जिसमें कुछ ऐसे भी वॉलेंटियर्स होंगे जो स्पोर्ट्स खेल चुके होंगे जिन 27 विधाओं में। इसके अलावा कम से कम 1400 वॉलेंटियर्स हमने अदर हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशंस के बच्चों को उठाया है, जैसे 12th हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनको हम रोजगार दे रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं सीखने का कि कैसे एक बड़ी से बड़ी विधा को आयोजित किया जा सकता है। तो खेलो इंडिया, इवन मैं आपको बताना चाहूँगी, एक आर्टिकल में पेपर में निकला था कि खेलो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। ना कि खेल, इवन उनका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, उनको बच्चों को कैसे अगर किसी को स्कॉट करके लाना है तो कैसे लाना है, अकोमोडेशन लाना है, एंट्री करानी है तो कैसे करानी है, किसी भी स्पोर्ट्स में एंट्री बच्चों को लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है, अगर कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसको कैसे लेके जाना है। तो हर प्रकार की चीज़ें अदर जो फील्ड के बच्चे उनको सिखाई जा रही है। कई ऑफिशियल्स आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मैक्स टू मैक्स ऑफिशियल्स हमने इंक्लूड करे हैं, जो आने वाले प्रतियोगिताओं में अब ऑफिशिएटिंग करेंगे, और उनको कहीं ना कहीं मानदेय भी मिलेगा, उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया खेलो इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है, प्रमोशन भी उत्पन्न कर रहा है, और एक प्रोत्साहन भी दे रहा है कि हम ऐसे इवेंट में कई लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही एक बहुत अच्छा शुरुआत जो देश कर रहा है। जैसा कि वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी कहना है कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, अगर देश में वो बन जाती है तो देश अवश्य ही प्रगति करेगा और प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ज़रूर आ जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि रोज़गार 1600 लोगों को अभी मतलब शुरुआती अगर हम देखें आयोजन में आप दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है और देश की प्रगति का निर्माण होता है, जो कि एक बड़ा आयोजन खेलो इंडिया कर रहे हैं। अब मैं आखिरी में मैथिल जी से ये जानना चाहती हूँ कि चलते चलते कि जो आपके युवा आपको सुन रहे हैं, जिनकी लेखन में रुचि नहीं है या वे लेखन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, एक संक्षिप्त आप संदेश दें आप।
जी, युवा यानी विद्यार्थी मैं मानता हूँ। जी। एक मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक सूक्ति याद आ रही है, बचपन में सुनी थी और पढ़ी थी। जी। काक चेष्टा बको ध्यानम, जी स्वान निद्रा अल्पाहारी और गृह त्यागी। जी तो ये एक महत्वपूर्ण ऐसा है कि कोई भी विद्यार्थी है वो काक के समान चेष्टा हो जी। और उसका बगुले के समान ध्यान हो और वो थोड़ा भोजन कम करता हो और सब चीज़ों से अलग हो। आजकल के हमारे विद्यार्थी में देख रहा हूँ, युवा देख रहा हूँ कि वो चैट के तरफ ज़्यादा ध्यान है कहीं ना कहीं, और चाट के तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो कहीं ना कहीं उनका आहार विहार और कहीं ना कहीं हम गैजेट्स के ऊपर इतना समय है। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहूँगा कि वे अपने साहित्य से जुड़ें, अपने समाज से जुड़ें और कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाते हुए जो आधुनिक समय के साधन हैं उनका भी हम प्रयोग करें और पुरातन से भी हम जुड़ के रहें। तो इन दोनों के बीच में समन्वय बनाते हुए हम समाज को कुछ ना कुछ ऐसा नया दे पाएंगे कि हम एक सफल नागरिक बन सकेंगे और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर बिल्कुल, सकेंगे। बहुत सही, आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक कविता अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें चलते चलते तो बताएं। हाँ, मैं जैसे कुछ वही छोटी सी बात मेरे दिमाग में अभी आपने कविता का कहा, एक शब्द है हरी भरी। जी। जो खाते हैं सब्जियां हरी भरी, वाह। जो खाते हैं सब्जियां हरी भरी, उनकी तबीयत रहती है हरी और जेब रहती है भरी। वाह, और बहुत एक और छोटी सी एक और कविता मेरे को अभी ध्यान आ रही है जी। कि अफसोस अजीब लगा है रोग, अफसोस अजीब लगा है रोग, मातृभाषा को मातृभाषा समझ रहे लोग। बहुत खूब। अफसोस अजीब लगा है रोग, मातृभाषा को मातृभाषा समझ रहे लोग। और एक और छोटी सी बात है कि उबाला ना छाना, उबाला ना छाना, दूषित जल पी लिया, हो सकता है आपको संक्रामक रोग पी लिया, हो सकता है वाह, आपको संक्रामक रोग पी लिया। ये ही तो एक व्यंग की एक कला होती है कि एक अपना संदेश और एक जो कहने का तात्पर्य है वो आप तक पहुंच जाता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। एक व्यंग यही होता है क्योंकि व्यंग के माध्यम से आपको खुशी भी मिलती है और संदेश भी पहुंच जाता है। तो आप चलते चलते मैडम, मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहती हूँ कि जो ये एक खेलो इंडिया का जो महा आयोजन किया जा रहा है, इसमें उद्योग जगत हुआ, मीडिया हुआ, NGOs हुए, इनका कितना सहयोग आप चाहती हैं और चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आप हमारे दर्शकों को? जो खेलो इंडिया हम लोग आयोजन कर रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो NGOs हैं, मीडिया है और हमारा जो उद्योग का एक पूरा जो नगर बसा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, उन सभी को रोजगार मिला है। जी। और उनको रोजगार मिलने के साथ साथ उनको मौका भी मिला है कि खेलो इंडिया को वो कितना ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ थ्रू देमसेल्व्स, उनके माध्यम से। तो मैं बताना चाहूँगी कि जितना भी ओवरलेज है, हम खेलो इंडिया जब हम आयोजित कराते हैं तो वहाँ पे कई सारे ओवरलेजेस लगाने पड़ते हैं, जैसे कि पगोड़ा, स्टैंड, जर्मन हैंगर्स। तो वो उद्योग जो है वो हमारा पूरा मध्य प्रदेश से यूज़ किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनको रोज़गार मिल रहा है और उनका जो मटेरियल है वो हमें यूज़ करने को मिल रहा है। और NGOs में मैं हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत ध्यान देते हैं कि हर 1 किलोमीटर की दूरी पे शौचालय रहे। तो ऐसे ही भारत में एक सुलभ इंटरनेशनल करके है, जो अपर लेक की जो रोड में एक सुलभ इंटरनेशनल है, जो एक NGO उसको संधारित करता है। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि खेलो इंडिया एक ऐसा आयोजन है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें पूरे देश में, पूरे दुनिया में। तो उन्होंने बोला कि हम पूरा सपोर्ट करने के लिए आपका तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक मीडिया तो हमारा सबसे बड़ा रोल प्लेयर है, और अगर मीडिया नहीं है तो शायद मेरे ख्याल से अब मीडिया जो है, बोलते ना कि थर्ड आई हो चुका है वो पूरे भारत देश का। तो कहीं ना उनका तो बहुत उपयोग है, बहुत सदयोग है। हम तो कहते हैं आपसे कि आप आए, और मैं आप इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय खेल मंत्री जी के बिहाफ में कि आप 30 जनवरी को शाम 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी में आप ज़रूर आएँ। और हमारे मध्य प्रदेश शासन ने फ्री पासेस का भी एक लिंक भेजा हुआ है, जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आके हमारी खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी को देख जी। पाएं। आप इसी में बता सकते हैं अगर वो जो लिंक है, अगर कोई आप जानकारी या कुछ हेल्पलाइन देना चाहें तो हमारे दर्शकों जी, हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है 1800222728। जी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 180020222728। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है खेलो इंडिया का,
जिससे आपको किसी भी तरह की अगर कोई सूचना चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें दी शिप्रा श्रीवास्तव मैडम ने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आई और खेलो इंडिया जो एक महा आयोजन हो रहा है उसका जो आपने जो प्रक्रिया बताई वो उसके लिए आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि खेलो इंडिया को आपने समझा और पूरे देश में इसको आप लेके जाएंगी, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे आज साहित्यकार मैथिल जी आपका भी बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो दर्शकों, खेलो इंडिया का जो आज हमने मोटो लेके चले थे कि खेलो इंडिया महाआयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है, आप सभी जाएं और वहां पर अपना पार्टिसिपेशन करें और देखें कि खेलों से कितना आगे बढ़ सकते हैं हमारे बच्चे, हमारे युवा, और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।